इस सेशन का आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड किया जाएगा गूगल ड्राइव पे, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो आज अपन जो पहला सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अपना सेशन होने वाला है सर किसके ऊपर, टेराफॉर्म 2 टायर आर्किटेक्चर सेटअप, हाउ टू सेट अप 2 टायर आर्किटेक्चर यूजिंग टेराफॉर्म। गाइस अननेसेसरी जिसके भी एंड से बैकग्राउंड नॉइज आता है प्लीज़ म्यूट रखें। जब आपको कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो अनम्यूट कर लीजिएगा। ओके, सो सबसे पहले समझते हैं कि टेराफॉर्म 2 टायर आर्किटेक्चर जो होगा इस पे आपका एप्लीकेशन कैसे डिप्लॉय किया जाता है, एप्लीकेशन वर्क कैसे करता है। देखिए सबसे पहले तो आपको एक बीपीसी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, राइट, यस और नो। अब इसमें से जो बंदे ऐसे हों जिनको AWS का नॉलेज ना हो या बीपीसी के बारे में आइडिया ना हो, मुझे बता दीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। सो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक बीपीसी कॉन्फ़िगर करेंगे। इस बीपीसी को आप कोई भी CIDR वैल्यू दोगे। मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ यहाँ पर 10.0.0/24 ले लिया। ओके, ये मेरा क्या हो गया सर, बीपीसी का CIDR वैल्यू हो गया। अब इस बीपीसी के अंदर अगर मैं बात करूँ 2 टायर आर्किटेक्चर की, तो यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे 2 सबनेट। अब क्वेश्चन आता है कि सर हम 2 ही क्यों क्रिएट करेंगे, हो सकता है हम 4 क्रिएट कर लें, तो कर सकते हैं, यस और नो, कोई बताएगा मुझे। अगर हमको रिक्वायरमेंट है, हम 4 सबनेट क्रिएट करना चाहते हैं इस बीपीसी के अंदर, सो क्रिएट कर सकते हैं, यस और नो गाइस, क्रिएट कर सकते हैं। बेनिफिट क्या होगा अगर क्रिएट करते हैं तो कोई बताएगा, क्या मिलेगा अगर आप ज़्यादा सबनेट क्रिएट करते हैं, तो हाई अवेलेबिलिटी मिलेगी आपको, ठीक है। बात आई समझ में, मतलब आपके एप्लीकेशन का डाउन होने का जो चांस है बहुत कम हो जाएगा। तो अब आपने क्या किया, सबसे पहले एक बीपीसी बनाया, उस बीपीसी के अंदर आपने 2 सबनेट बना लिए। अब इन सबनेट को एसोसिएट भी करोगे तो यहाँ पर आपके पास एक और चीज़ क्रिएट होगी, जो कि क्या होगा, राउट टेबल होगा। क्या होगा सर, एक राउट टेबल क्रिएट करोगे। तो राउट टेबल एक्चुअल में बीपीसी के अंदर का ही पार्ट है, बट मैं इसे क्या कर रहा हूँ, अभी बीपीसी के बाहर बना रहा हूँ। ये मेरा क्या हो गया, राउट टेबल बन गया। ओके, इस राउट टेबल में अपन एंट्री करेंगे पाथ वगैरह के सारी चीज़ें, कि भाई हमारा ट्रैफिक कहाँ से बाहर जाएगा और कहाँ से अंदर आएगा, प्लस किस टारगेट का यूज़ करेगा, मतलब किस ऑप्शन के थ्रू जाएगा। इसको एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि लाइक आपने बोला सर मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है, बिल्कुल जा सकते हैं, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। आप फ्लाइट के द्वारा जा सकते हैं, राइट, ट्रेन से भी जा सकते हैं आप, और बाय रोड ट्रांसपोर्ट भी जा सकते हैं। तो ऐसे ही हमारा जो ट्रैफिक है वो बाहर तो जाएगा, इंटरनेट पे जाएगा ट्रैफिक, बट किस ऑप्शन का यूज़ करके जाएगा, ये चीज़ आपको डिफाइन करना हो तो आप ये राउट टेबल के अंदर डिफाइन कर पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपने राउट टेबल बना दिया। अब कोई मुझे बताएगा, मैंने एक जो सबनेट ए है इसकी एंट्री इस राउट टेबल में कर दी, मतलब सबनेट एसोसिएट कर दिया, इस सबनेट को, सबनेट ए को यहाँ से कनेक्ट कर दिया। सबनेट ए इज एसोसिएटेड विथ आवर आरटी, मतलब राउट टेबल। अब मैंने सेकंड वाले सबनेट को राउट टेबल के साथ जो है तो एसोसिएट नहीं किया, कनेक्ट नहीं किया। कोई मुझे बताएगा ऐसा मैंने क्यों किया है, कि एक सबनेट को कनेक्ट किया, दूसरे सबनेट को कनेक्ट क्यों नहीं किया है। पब्लिक एक प्राइवेट, करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट, राइट। अगर आप एक सबनेट को पब्लिक और दूसरे को प्राइवेट रखना चाहते हैं तो जिस सबनेट को आप राउट टेबल के साथ एसोसिएट कर देते हैं वो बन जाता है पब्लिक, और जिसको एसोसिएट नहीं करते वो बन जाता है प्राइवेट, राइट। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, मेरे पब्लिक सबनेट के अंदर मेरा जो होगा एक वेब सर्वर भी डिप्लॉय होगा, राइट। क्या होगा सर, यहाँ पर हमारा एक वेब सर्वर भी डिप्लॉय होगा। अब आप एक से ज़्यादा भी कर सकते हो, तो मैंने एक ही लिया क्योंकि हमारा अकाउंट जो है वो फ्री टायर का होता है, तो वहाँ पर हमारे पास ज़्यादा लिमिट नहीं होती। बट यहाँ पर मैंने डायग्राम में बोल दिया कि मेरे 3 सर्वर चल रहे हैं इसके अंदर। ओके, फर्स्ट EC2 इंस्टांस आपका ये हो गया, सेकेंड EC2 इंस्टांस ये हो गया,
थर्ड EC2 इंस्टेंस ये हो गया आपके पास, राइट। 3 EC2 इंस्टेंस आपने डिप्लॉय कर दिया। अब यहाँ पर इंटरनेट है, राइट। क्या सर, ये इंटरनेट है। इस इंटरनेट के द्वारा यहाँ पर आपका एक यूज़र बैठा हुआ है, वो यूज़र इस एप्लीकेशन को, इस वेबसाइट को एक्सेस करना चाहता है। क्या करना चाहता है, यहाँ पर जो आपका यूज़र बैठा होगा वो यूज़र इसको एक्सेस करना चाहता है, राइट। आपका जो कंटेंट होगा उसको एक्सेस करेगा। तो ये अपने सिस्टम पे बैठेगा बाकायदा, और सिस्टम पे बैठने के बाद हिट करेगा कोई भी वेबसाइट। मैंने एग्जांपल के लिए ले लिया, इसने किसको हिट किया, www.vivek.in को, ओके। इस वेबसाइट को इसने हिट कर दिया। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। सो इसको हिट किया। अब ट्रैफिक अंदर आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, कोई मुझे बताएंगे आप लोगों में से? नहीं। क्यों नहीं आएगी सर? गेटवे पे असाइन नहीं। करेक्ट। अभी आपने बीपीसी को गेटवे नहीं डाला है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, बीपीसी के साथ एक आप IGW इंटरनेट गेटवे डिवाइस लगा के दोगे। तो मैंने बोल दिया कि यहाँ पर ये मान लो ये आपका इंटरनेट गेटवे है, ओके। तो आप एक IGW इंटरनेट गेटवे बनाएंगे और उस इंटरनेट गेटवे को अपने बीपीसी के साथ अटैच कर दोगे। इतना काम सभी को समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? सॉरी, सभी को क्लियर है? ओके, चलिए ठीक है। सो सबसे पहले काम होता है हमारा बीपीसी का। सो हमने एक बीपीसी बनाया, उस बीपीसी को आपने एक इंटरनेट गेटवे दे दिया, उसके बाद आपने एक पब्लिक सबनेट, एक प्राइवेट सबनेट बनाया। अब इसकी सबनेटिंग मुझे कोई बताएगा? आप लोगों में से कोई नेटवर्क इंजीनियर है या फिर नेटवर्क पे काम किया है जिसको आइडिया हो नेटवर्क का? नहीं, काम नहीं किया है, बट साइडर ब्लॉक बनाए। सॉरी, साइडर CIDR निकालना आता है आपको? काम नहीं किया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखो, आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर आपको गूगल पे आना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है, एक कैलकुलेटर होता है VLSM कैलकुलेटर। ये आपको सबनेट कैलकुलेट करके दे देगा। ये सेकेंड वाला है, इसको आप यहाँ पर क्लिक करके ओपन करें। यहाँ पर आप अपना वो IP एड्रेस डालेंगे जिसका सबनेटिंग निकालना है। अब ये /24 28 यहाँ पर आप 16 से लेके 28 तक दे सकते हैं। अब इसका रीज़न क्या होता है कि सर हमें 24 कब देना है, 26 कब देना है, 28 कब देना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो, अगर आप इस बीपीसी के अंदर, ये क्या आपका बीपीसी का CIDR है, तो इस बीपीसी के अंदर आप बहुत सारे सबनेट बनाना चाहते हो, तो ये नंबर को आप रखो छोटा, लाइक आप रख दो 18। बहुत सारे सबनेट बना पाओगे। आपने बोला सर मुझे सिर्फ 4 6 8 10 ही बनाने, तो आप फिर एक काम करो 26 या 28 ले लो। तो मैंने बोला यहाँ पर आप 26 ले लो या 28 ले लो, तो अपन ने यहाँ पर 28 ले लिया, परफेक्ट। अब उसके बाद कितने सबनेट बनाने? मैंने बोला यहाँ पर मुझे सिर्फ 2 सबनेट बनाने। अब पूछ रहा है कि पहले सबनेट का नाम क्या है, दूसरा। मैंने बोला नाम तो ठीक है हमारा सबनेट 1 सबनेट 2, बट ये पूछ रहा है नंबर ऑफ होस्ट। अब ये क्या है कि एक सबनेट के अंदर आप कितने EC2 डिप्लॉय करना चाहते हो। मैंने बोला भैया हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैंने बोला 5 इंस्टांस इस पे डिप्लॉय कर देंगे, 5 इस पे कर देंगे, और यहाँ पर आके कर दीजिए जनरेट। तो देखिए बोल रहा है कि ये जो आपका IP एड्रेस है, ये जो नेटवर्क का एड्रेस है 10.0.0/28 हैज़ 14 होस्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि आपको 14 सबनेट बना सकते हो। अब एक और चीज़ आती है यहाँ पर कि 14 होस्ट हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 14 के 14 टोटल यूज़ कर पाओगे। इसमें से कुछ आपको ब्रॉडकास्ट के लिए यूज़ हो जाएंगे, कुछ आपका अनयूज्ड होते हैं, कुछ नेटवर्क के लिए रिजर्व होते हैं। मतलब 14 में से आप सिर्फ 7 8 या 9 ही यूज़ कर पाओगे, 5 या 6 जो होंगे वो आपके अनयूजेबल होंगे। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर ले लिया। दूसरी चीज़ ये बोल रहा है यूअर सबनेट नीड 10 होस्ट। तो आपके सबनेट के अंदर 10 होस्ट की रिक्वायरमेंट है, 5 5 10। तो आप अगर यहाँ पर /29 देते हैं तो कम से कम आएंगे। अगर आप यहाँ पर /29 की जगह 28 कर दोगे ना,
तो क्या होगा, आप ज़्यादा नंबर ऑफ होस्ट जनरेट कर पाओगे। तो इसने बोला कि 10 नीड है, 10 के हिसाब से /29 देना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा मैं आता हूँ यहाँ पर और आपका आईपी क्लास के बारे में बताता हूँ, उस चीज़ को आप समझिएगा। आईपी क्लास, सॉरी ये क्या, क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस। देखिए, सो यहाँ पर आए आप, इस डायग्राम को समझिए। एक सेकेंड, चलो इसी को ले लीजिए। ओके, तो देखिए ये जो आपको दिख रहा है, हमारे पास आईपी एड्रेस जो है वो 5 क्लास में डिवाइडेड है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और ई, जिसमें से हमारी ए बी सी 3 क्लास की आईपी एड्रेसेस यूज़ होती हैं। डी और ई जो है अनयूजेबल है। अनयूजेबल का मतलब ऐसा नहीं है कि यूज़ नहीं होता, यूज़ होता है, बट डी और ई जो है वो स्पेशल पर्पस के लिए रिजर्व करके रखी गई है, उसे कॉमन लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो हमारे पास पहले, जब आज से 15 साल 20 साल पहले ऑन प्रीमाइज का आर्किटेक्चर होता था, जिसे आप लोग फिजिकल डेटा सेंटर के नाम से भी कॉल करते हैं, तो वहाँ पर जब हम लोग आईपी असाइन करते थे तो वहाँ पर ये क्या करता था, क्लास के फंडामेंटल को फॉलो करता था। अब क्लास के फंडामेंटल को फॉलो करने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप क्लास ए की आईपी एड्रेस ले रहे हो तो ये कितनी आईपी एड्रेस जनरेट कर सकता था, 256। अगर आप क्लास बी पे जाओगे तो इस तरीके से, तो इस के नंबर ऑफ इंक्रीज होते थे। तो मैंने बोला एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर आप यहाँ पर क्लास ए की आईपी डाल रहे हो तो 256 आईपी जनरेट हो सकते हैं, बट आप यूज़ कितने कर रहे हो, 2, सबनेट ए सबनेट बी, मतलब 3-4 आईपी, ज़्यादा ज़्यादा चलो 10 आपने यूज़ कर लिया, बाकी के 240 आईपी एड्रेस क्या हो गए, वेस्ट चले गए। तो ये ड्रॉबैक होता था कब, जब आपका क्लास बेस आईपी एड्रेस। बट अभी यहाँ पर क्लाउड की टेक्नोलॉजी में क्या होता है, CIDR होता है, मतलब क्लास से कोई मतलब नहीं रहा, ये आपका आईपी एड्रेस हो गया। अब ये किसी भी क्लास का ले लो आप, क्लास ए बी सी डी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आईपी एड्रेस किस पे डिपेंड हो जाएगा, आपके इस स्लैश के बाद वाले नंबर पे। अगर ये नंबर छोटा है दैट मीन्स बहुत सारे आईपी एड्रेस जनरेट हो सकते हैं। अगर ये नंबर बड़ा होता जाएगा तो आईपी एड्रेस की नंबर ऑफ जो साइज है वो डिक्रीज होती जाएगी, मतलब कम होता जाएगा। तो इसके ऊपर तो मैंने बोला कि मुझे ये तामझाम नहीं चाहिए, मुझे इतना पता है ये मेरे बीपीसी का CIDR है और मुझे जो है तो मेरे सबनेट के लिए CIDR निकालना है। तो इसने बोल दिया कि आप पहले सबनेट का CIDR ये रखें, दूसरे सबनेट का CIDR ये रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। और ये आपके सबनेट सॉरी बीपीसी का CIDR ऑलरेडी है। तो मैंने बोला बिल्कुल सर, मैं यहाँ पर ये वाला ले लेते हैं। ओके, सो देखो डायग्राम में जो चीज़ अपन डिफाइन कर देंगे उसको बनाने में बहुत ईजी होगा। तो यहाँ पर आपको कितना बोला इसने, स्लैश कितना लेंगे सर, /29, राइट। बात आई समझ में। दूसरी चीज़ आपको ऑलवेज ध्यान रखना है कि आपकी जो आईपी एड्रेस है वो कभी ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। कोई मुझे बताएगा आईपी ओवरलैप का मतलब क्या होता है? हाँ, सेम बोल सकते हो, या फिर उस रेंज को ब्रेक ना कर रहा हो, मतलब ओवरराइट ना कर रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ क्या याद रखते हैं अपन, कि जो सबनेट का CIDR होगा वो आपके उस बीपीसी के CIDR के रेंज का ही होना चाहिए, बाहर का नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो सपोर्ट ही नहीं करता है। तो यहाँ पर आपने ले लिया दूसरा, ये आपके वेब सर्वर डेटाबेस सर्वर हो गए, राइट। और इस पे जो सबनेटिंग आपकी आई है वो आई है 10.0.0.8/29। ये आपका CIDR आया है सर, किसका, सेकेंड सबनेट का। चलिए इतना काम हो गया। अब उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डायरेक्ट ट्रैफिक आप सर्वर पे भेजते हैं क्या, जी बिल्कुल नहीं। तो इसके ऊपर आपका क्या होगा, एक लोड बैलेंसर होगा। तो मैंने ये लोड बैलेंसर को साइड में बना लिया है। ओके, क्या होगा सर, मैंने इस लोड बैलेंसर को साइड में क्रिएट कर लिया है।
ओके। अब ये लोड बैलेंसर जब आप क्रिएट करोगे तो इसको कहाँ पर एक आपको बनाना पड़ेगा, टारगेट ग्रुप। सभी को पता है लोड बैलेंसर के बारे में, टारगेट ग्रुप के बारे में। तो यहाँ पर लोड बैलेंसर के ऊपर आपका एक टारगेट ग्रुप रखा होगा, राइट। क्या होगा सर, लोड बैलेंसर के ऊपर आपका एक टारगेट ग्रुप रखा होगा। चलिए, तो यहाँ पर लोड बैलेंसर के ऊपर आपका टारगेट ग्रुप हो गया। अब भैया कभी हमारे सर्वर पे लोड ज़्यादा भी तो हो सकता है, हमारा लोड बैलेंसर मैनेज ही ना कर पाए, फिर क्या करोगे? तो इसके ऊपर आपका एक रखा होगा ऑटो स्केलिंग। क्या रखा होगा? ऑटो स्केलिंग ग्रुप। सो आप लोगों से मैं एक इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ उससे क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बताएंगे आप लोग की ऑटो स्केलिंग जो होती है वो कितने टाइप की होती है? कोई बता सकता है ऑटो स्केलिंग कितने टाइप की होती है? प्रिंस सर, विशाल सर, CPU utilization, सॉरी CPU utilization, round robin, ये सब पूछना है। नहीं, वो तो आपका अलग हो गया। मैं AWS के टर्म में पूछ रहा हूँ कि जो आपकी ऑटो स्केलिंग होती है वो कितने टाइप की होती है? सर दो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। वेरी गुड। दो टाइप की ऑटो स्केलिंग होती है, एक होती है आपकी हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल का मैंने H लिख दिया। दूसरी होती है वर्टिकल, वर्टिकल का मैंने V लिख दिया। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मुझे कोई बताएगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में? एक सीपीयू मेमोरी यूटिलाइजेशन हाई का तो वो ऐड करेगा। सॉरी, सीपीयू मेमोरी ऐड करेगा, CPU मेमोरी ऐड करेगा। हाँ, किस केस में करेगा, हॉरिजॉन्टल में या वर्टिकल में? वर्टिकल। देखो ध्यान से समझना, मैं देखो थोड़ा सा इस पे जाना नहीं चाहता था, बट मोस्टली बंदे इस पे फंस जाते हैं। इंटरव्यू में पूछा तो ठीक है, नहीं पूछा फिर भी प्रोडक्शन में जब बंदा जाता है ना, वहाँ पर ये फंस जाता है बंदा काम पे। ध्यान से देखिएगा, हमारे पास दो टाइप की ऑटो स्केलिंग होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल, एक होती है वर्टिकल। दोनों में ध्यान से देखना। हॉरिजॉन्टल के केस में क्या होगा, आपके पास एक और दो सर्वर पहले से चल रहे हैं। अब लोड बढ़ेगा, क्या होगा सर? अब लोड बढ़ेगा तो आप क्या करोगे, ज़्यादा नंबर ऑफ इंस्टांस क्रिएट करवा दोगे। दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। बात आ गई समझ में सभी को? हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या होता है, नंबर ऑफ सर्वर इंक्रीज होते हैं। बात आई समझ में? नंबर ऑफ सर्वर इंक्रीज होते हैं। तो ये आपका जो है एग्जाम्पल हो गया आपका भैया हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का। किसका एग्जाम्पल हो गया? हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का। नेक्स्ट आता है वर्टिकल स्केलिंग। अब वर्टिकल स्केलिंग के केस में क्या होगा, वर्टिकल स्केलिंग के केस में आपका जो पहले से एग्जिस्टिंग सर्वर है उसी का साइज इंक्रीज होगा। मैंने बोला ये पहले सर्वर का साइज था, बट उसी में आपने क्या किया और साइज इंक्रीज करवाना है, तो ये उसका नया साइज हो गया। तो पहले जो ग्रीन में था वो उसका पुराना छोटा साइज था, अभी जो ब्लू में आ गया वो बड़ा साइज हो गया। ये आपका हो गया वर्टिकल स्केलिंग। समझ में आ गया होगा सभी को? क्लियर है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और वर्टिकल स्केलिंग? ठीक है। अब एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देना, जो बंदे मोस्टली कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और वर्टिकल स्केलिंग चूज़ कैसे करेंगे, क्योंकि जब आप ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगर करने जाते हैं तो वहाँ पर आपके पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का ऑप्शन आता ही नहीं है। तो भैया सीधी सी बात है, जब आप ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगर करते हो तो वो आपकी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कॉन्फ़िगर होती है। जो आपका ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाते हैं, आप क्या करते हैं, जो आप ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट करते हैं, वो ऑटो स्केलिंग ग्रुप आपका जो होता है वो हॉरिजॉन्टल तरीके से वर्क करता है। फिर बात आती है कि सर फिर वर्टिकल कैसे करते हैं? तो वर्टिकल के केस में कुछ नहीं है, आपका जो एग्जिस्टिंग सर्वर है पहले आप उसको स्टॉप मोड में डालोगे और जाके आप अपने सर्वर का जो साइज है वो मॉडिफाई कर देंगे। तो इस चीज़ को मैं बता दूंगा प्रैक्टिकली जब अपन करेंगे। इतना सभी को समझ में आया? यहाँ पर आपने लोड बैलेंसर लगाया, टारगेट ग्रुप लगाया, ऑटो स्केलिंग ग्रुप बना दिया। अब कल को मेरा जो प्राइवेट सबनेट है इसके ऊपर जो इंस्टांस चल रहे हैं, बोले तो जो मेरे डेटाबेस हैं, अब ये MySQL भी हो सकता है, MariaDB भी हो सकता है, MongoDB भी हो सकता है। तो भैया इनका इंजन कभी अपडेट हो गया, वर्जन अपडेट हो गया, तो इसको अपडेट करने के लिए इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होगी।
तो इसकी ट्रैफिक बाहर निकालने के लिए क्या यूज़ करोगे आप बताएंगे कोई मुझे? नेट गेटवे। परफेक्ट, क्या यूज़ करेंगे सर? नेट गेटवे। और नेट गेटवे कहाँ पर बनता है सर? पब्लिक में। पब्लिक में। ओके, चलिए वेरी गुड। सो यहाँ पर आप बनाएंगे एक नेट गेटवे। ओके, अब जब आप नेट गेटवे बनाते हैं तो यहाँ पर एक आपको आईपी रिक्वायरमेंट होती है। वो आईपी किस टाइप की होनी चाहिए? इलास्टिक आईपी, है ना? परफेक्ट। नेट गेटवे। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? नेट गेटवे से अपन आपकी आवाज़ क्लियर। नेट गेटवे के आगे क्या बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा। रिपीट कीजिए। अच्छा, रिपीट करना है। देखो ध्यान से, आपका जो प्राइवेट सबनेट है, सबनेट भी है, ये प्राइवेट है। क्यों प्राइवेट का मतलब क्या हुआ कि इस पे इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये राउटेबल से एसोसिएटेड नहीं है। तो फिर भैया कल को आपका ये जो EC2 इंस्टांस है, जो हमारा डेटाबेस है, इसका वर्जन अपडेट करना हुआ, इसका इंजन चेंज करना, कुछ भी करना, इंटरनेट से रिलेटेड कुछ भी अपडेट करना हुआ, इस पर कैसे करोगे? इंटरनेट तो है नहीं यहाँ पर। तो हमने बोला कि इसकी ट्रैफिक बाहर जाएगी, बट कैसे जाएगी? नेट गेटवे से जाएगी। अब नेट गेटवे का काम क्या होगा? इस सबनेट के अंदर आपको पब्लिक आईपी मिलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि ये इंटरनेट से अटैच नहीं है। तो फिर इसको प्राइवेट आईपी, जो इस प्राइवेट सबनेट के अंदर जो प्राइवेट आईपीज होती हैं इंस्टांस की, उन प्राइवेट आईपी को कन्वर्ट करता है पब्लिक आईपी में, और पब्लिक आईपी बाहर निकलती सबनेट के थ्रू होके, और ये यहाँ से आपकी ट्रैफिक बाहर आई और यहाँ से फिर ये इंटरनेट पे जा रहा है। ये पूरा फ्लो बन रहा है इसका। समझ में आया? है ना? तो यहाँ पर आपने नेट गेटवे लगा। बट नेट गेटवे के केस में क्या होता है, एक आपको इलास्टिक आईपी की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ, बट आप लोग को याद होगा या फिर पता होगा। तो इलास्टिक आईपी आपको यहाँ पर कॉन्फ़िगर करके देना है। तो इतना काम आप करोगे। अब उसके बाद कल को हमारा वेब सर्वर में कुछ दिक्कत आ गई, सपोज आपका वेब सर्वर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, फिर क्या करेंगे? इसकी ट्रबल शूटिंग करेंगे। तो जब सर्वर की ट्रबल शूटिंग की जाती है तो इसको स्टॉप करके करते हैं या डायरेक्ट रनिंग में ही कर देते हैं सर? बताइए। जो आपका EC2 इंस्टांस होता है, उस इंस्टांस पे कोई दिक्कत आ गई, अब आप उसको ट्रबल शूट करना चाहते हो, तो रनिंग इंस्टांस पे करते हैं या स्टॉप करके फिर उसकी ट्रबल शूटिंग करते हैं? रनिंग में करें। वाह, आपकी बस खराब हो जाती है तो चलती बस में ही पाना पेचकस लगा देते हो। ऐसे ही क्वेश्चन जो बंदे बोलते हैं ना कि सर रियल टाइम, ये इसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है बंदा, वहीं ब्लैंक हो जाता है। कभी भी हम ट्रबल शूटिंग करते हैं इंस्टांस को रनिंग पे नहीं करते हैं, याद रखिएगा। वहाँ पर लिया जाता है डाउन टाइम। आप लोग देखते हैं आपका जो एक्सिस बैंक है, सॉरी एक्सिस बैंक बोल रहा हूँ, SBI बैंक है, सेंट्रल बैंक है, जो भी गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहा हूँ। प्राइवेट बैंक वाले तो इतने एडवांस हो गए कि वो आपका सर्वर डाउन होता ही नहीं है, बहुत ना के बराबर होता है। बट गवर्नमेंट सेक्टर के जो बैंक है, SBI हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, यूनियन बैंक हो गया, इनमें ज़्यादातर रात को डाउन टाइम आता है। मैंने बहुत बार कोशिश किया रात में 12 बजे के बाद, मतलब 2 से 3 बजे, मोस्टली रात को 1 बजे से 3-4 बजे के बीच में 2-3 घंटे डाउन टाइम रहता है, कभी कभी जब मेंटेनेंस चलता है। उसका रीज़न क्या होता है? रीज़न यही होता है कि इनके जो सर्वर होते हैं वो पहले स्टॉप होते हैं, फिर उसका मेंटेनेंस होता है, फिर वो सर्वर रनिंग पे आते हैं, तब आपका एप्लीकेशन प्रॉपर वर्क करता है। तो ऐसे ही मान लो आपके इंस्टांस में कोई दिक्कत आ गई, कर्नल से रिलेटेड हो गया या कुछ भी हो सकता है XYZ, या फिर आपका कभी कभी होता है, क्या बोलते हैं आप लोग उसको, डेमन वगैरह वर्क नहीं कर रहा प्रॉपरली। कई बार आप सर्विस को प्रॉपर स्टार्ट तो करते हो, सिस्टम CTL रीस्टार्ट सर्विस वगैरह, बट फिर भी वो सर्विस वर्क नहीं कर पा रही होती, तो फिर क्या करते हैं? उस केस में सर्वर को या तो रिबूट करते हैं या फिर स्टॉप करके स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं सर्वर को रिबूट कर दूं डायरेक्ट, तो ये क्या करेगा? आपके जो एप्लीकेशन है उनको इफेक्ट करेगा। क्या बोला गया? जो भी ट्रबल शूटिंग करना, पहले इंस्टांस को स्टॉप करें फिर ट्रबल शूट करें। चलो भैया, ये चीज़ तो समझ आ गई कि जो हम इंस्टांस की ट्रबल शूटिंग करते हैं पहले स्टॉप करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं, राइट। बट यहाँ पर जो आपके इंस्टांस को पब्लिक आईपी मिलता है वो तब तक ही पब्लिक आईपी फिक्स रहता है जब तक कि आपका इंस्टांस कंटिन्यू रनिंग है। अगर आपने एक बार इंस्टांस को कर दिया स्टॉप और फिर से करते हैं आप स्टार्ट, तो आपके इंस्टांस का पब्लिक आईपी हो जाता है चेंज। कितने लोगों को पता था? चलिए, राइट। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर आप अपने इंस्टांस को स्टॉप करके स्टार्ट करते हैं तो उसका जो पब्लिक आईपी होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है।
सो जस्ट 1 सेकेंड में पानी पी लेता हूँ। चलिए, सो आपने इंस्टांस को अगर स्टॉप करके स्टार्ट किया तो इसकी पब्लिक आईपी हो जाएगी चेंज। अब भैया ये हमारा यूज़र जो बैठा हुआ है ये तो www.pivec.in को हिट कर रहा है और यहाँ पर चेंज हो रही पब्लिक आईपी। तो जो ये आपका DNS है, ये जो www.pivec.in है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? DNS, डोमेन नेम सिस्टम। ओके, तो ये DNS है। ये जो DNS है ये कैसे वर्क कर रहा है? क्योंकि ये बाइंड है आपके पब्लिक आईपी के थ्रू। अब ये DNS या तो आपने डोमेन जो है ये या तो GoDaddy पे आपने परचेस किया होगा या फिर AWS के आपने राउट 53 पे परचेस किया होगा। कहाँ पर परचेस किया होगा? या तो AWS के राउट 53 सर्विस पे परचेस करते हैं आप या फिर GoDaddy पे परचेस। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे राउट 53 पे परचेस करो या GoDaddy पे। वहाँ पर जाके आप ये एंट्री कर दोगे कि भैया अगर कोई बंदा इस www.vivek.in को हिट कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है? www.vivek.in को हिट कर रहा है, तो हमारी आईपी जो है वो किस सर्वर की तरफ जानी चाहिए? इस सर्वर। तो अब यहाँ पर तो क्वेश्चन आता है कि सर हमारे पास 3 सर्वर और तीनों में सेम एप्लीकेशन चल रहा है, तो फिर कहाँ जाएगी ट्रैफिक? तो भैया डायरेक्ट हमारी ट्रैफिक जो होती है वो सर्वर पे नहीं जाती, कहाँ जाती? लोड बैलेंसर पे। अब लोड बैलेंसर किससे बाइंड है आपका? इससे। तो यहाँ पर एक तो देखो 2 केस आएंगे। एक, अगर आपका सर्वर का आईपी डायरेक्ट बाइंड है DNS से तो ये आईपी चेंज हो जाएगा। फर्स्ट टाइम आपने सर्वर को स्टॉप किया और स्टार्ट किया तो इसका पब्लिक आईपी हो गया चेंज। अब ये जो आपका DNS है जिस आईपी से बाइंड था वो आईपी एड्रेस नॉट फाउंड, सर्वर नॉट रीचेबल का एरर आएगा। तो ये दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है आपके कस्टमर को। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करते हैं हम? इलास्टिक आईपी डालते हैं। इलास्टिक आईपी बोले तो परमानेंट आईपी एड्रेस होता है जो कि चेंज नहीं होता। फिर आप अपने इंस्टांस को स्टार्ट स्टॉप करते रहो, रिबूट करते रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, आपका ये जो 3 इंस्टांस है ये इस टारगेट ग्रुप के मेंबर हैं, मतलब इस टारगेट ग्रुप के अंदर ये तीनों इंस्टांस ऐड है। दूसरी चीज़, ये टारगेट ग्रुप जो है भैया आपका क्या है? ये जो टारगेट ग्रुप है आपका ये लोड बैलेंसर के अंदर अटैच है और लोड बैलेंसर को एक डिफॉल्ट DNS मिलता है। सभी लोगों ने देखा होगा इस चीज़ को, यस और नो? यस और नो गाइस? आप लोगों से ही पूछ रहा हूँ, आवाज़ आ रही सभी को? हेलो ना। तो जब अपन क्या करते हैं लोड बैलेंसर क्रिएट करते हैं तो इसको एक डिफ़ॉल्ट डोमेन नेम मिलता है जिसको आप क्या करते हो? हिट करते हो तो ट्रैफिक आपकी अलग अलग सर्वर पे डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो यहाँ पर आपका जो डिफ़ॉल्ट डोमेन नेम होगा वो कुछ इस तरीके का मिलता है, www.elb और लोड बैलेंसर का नाम आएगा, फिर कॉलन आता है, ठीक है, फिर उसके बाद रीजन आता है लाइक AP South 1, मतलब ये इस टाइप का बहुत बड़ा आ जाता है, APSouth.in, इस टाइप का, मतलब बहुत क्रिटिकल नेम होता है जिसको ना तो आप याद रख पाते हो ना आपका यूज़र। तो सीधा सा फंडा देखो कि भैया ये ऐसा नेम है जिसको कोई याद ही नहीं रख सकता। तो फिर क्या करते हैं हम इसको, इस डोमेन नेम को हम बाइंड करवा देते हैं हमारे जो कस्टम डोमेन नेम होता उसके साथ। तो हमने बोला कि हमारा यूज़र हिट कर रहा है www.vivek.in को, जो कि एक DNS है, वो कहाँ पे आया? इंटरनेट पे आया। इंटरनेट पे हमारा ट्रैफिक कहाँ जाएगा? इस पे जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप या तो राउट 53 या GoDaddy पे आपने ये चीज़ मेंशन कर रखी कि हमारी ट्रैफिक जो है www.vivek.in पे आती है, तो उस ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करना, डाइवर्ट करना है किसकी तरफ? इस लोड बैलेंसर की तरफ। तो इस डोमेन नेम पे आएगी और ये डोमेन नेम इस लोड बैलेंसर का है, इस लोड बैलेंसर से ये इंस्टांस एसोसिएटेड है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपकी वर्क कर जाएंगी। बात आ गई समझ में? यस और नो? इलास्टिक आईपी सर्वर पे इंस्टांस जो होता है आपका EC2, इस पे भी बाइंड करते हैं और एक नेट गेटवे के लिए भी इलास्टिक आईपी की रिक्वायरमेंट होती है। जब आप नेट गेटवे बनाओगे तो उसके लिए भी एक इलास्टिक आईपी की रिक्वायरमेंट होती है।
प्लस दूसरी चीज़ जो आपके EC2 इंस्टॉल्स होते हैं इनको भी आप इलास्टिक IP दे सकते हो। उसका रीज़न यही होता है कि हमारे इंस्टांस की IP एड्रेस अगर स्टॉप करके स्टार्ट करते हैं तो पब्लिक IP चेंज होती है, बट स्टैटिक IP जो है, इलास्टिक IP जो है वो चेंज नहीं होती। इसलिए हम यहाँ पर इस स्टैटिक IP बोले तो इलास्टिक IP दे के चलते हैं। सभी को समझ में आया यहाँ तक? यस और नो? ठीक है, तो ये पूरा का पूरा, हाँ बोलिए। सर इसके अंदर जो 3 सर्वर है, एक हाँ। आईपी इलास्टिक को होगा या एक होगा? क्या बोल रहे हैं? आपकी वॉइस थोड़ा सा ना बैकग्राउंड से ज़्यादा आ रही है, इसलिए समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं आप। फिर से बोलिए। सर इसे जो लिखा है ना थी, हाँ, वो एक आईपी एड्रेस से दूसरा इलास्टिक एक आईपी एड्रेस कुछ वर्क करेंगे या उनको एक एक सेपरेट देना पड़ेगा इलास्टिक? अलग अलग दे दो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन यहाँ पर जो अपन है इस केस में लोड बैलेंसर के केस में नहीं देते हैं, क्योंकि कॉस्ट बचाते हैं अपना। क्या होता है, जो आपका सर्वर है, सॉरी जो इलास्टिक IP है उसका कॉस्ट लगता है, तो यहाँ पर भैया आपके पास लोड बैलेंसर है, लोड बैलेंसर ऑटोमेटिक नया इंस्टांस जो है वहाँ पर टारगेट ग्रुप में ऐड हो जाता है आपका, जब आप ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगर करके रखते हो, तो इसलिए यहाँ पर इलास्टिक IP अपन नहीं देंगे। ठीक है, तो ये जो मैंने पूरी कहानी बताई है, इस चीज़ को सेटअप करना है यूजिंग टेराफॉर्म। तो चलो ये तो सर कॉन्सेप्ट था कि 2 टायर आर्किटेक्चर जो है इसको सेटअप करेंगे अपन टेराफॉर्म के थ्रू, लेकिन सर टेराफॉर्म यूज़ कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले बात आती है सर टेराफॉर्म डाउनलोड कैसे करते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं। जिन लोगों ने टेराफॉर्म पढ़ रखा अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। terraform.io वेबसाइट होती है, इस वेबसाइट पे जाके अपन टेराफॉर्म डाउनलोड करेंगे। अब टेराफॉर्म का कोड कहाँ लिखेंगे? आप अगर लिनक्स यूज़ कर रहे हैं सर, क्या यूज़ कर रहे हैं? अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पर VIM यूज़ करो, VI यूज़ करो, नैनो यूज़ करो, गेडिट यूज़ करो, और भी बहुत सारे अवेलेबल हैं। ठीक है, आप इनमें से कोई सी भी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आप यूज़ कर रहे हैं विंडोज़ पे, क्या कर रहे हैं सर आप? अगर आप यूज़ कर रहे हैं विंडोज़ पे, तो विंडोज़ पे आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी टेक्स्ट एडिटर। तो लाइक मोस्टली मैं प्रीफर करूँगा विजुअल स्टूडियो कोड, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर सब यही यूज़ करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड। इतना समझ में आया? तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? टेराफॉर्म डाउनलोड करना। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? कोई भी एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए। लाइक अगर लिनक्स पे यूज़ कर रहे हैं तो VIM कमांड यूज़ करो, VI कमांड यूज़ करो, नैनो, गेडिट। या फिर आप विंडोज़ पे यूज़ कर रहे हैं तो विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका एक सबलाइम होता है, या फिर AWS क्लाउड के अंदर क्लाउड9 करके एक ID होती है। ID मतलब ये आपका टेक्स्ट एडिटर ही होता है, बट हम लोग उसको डेवलपर की लैंग्वेज में ID बोलते हैं, IDE। ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है, तो ये यूज़ कर सकते हो। पाईचार्म होता है, बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर अवेलेबल है, बट मार्केट में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है विंडोज़ लेवल पे वो आपका है विजुअल स्टूडियो कोड। और लिनक्स लेवल पे तो आपको पता ही है VI और VIM दोनों। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए इतना हो गया। अब आते हैं अपन और डाउनलोड करते हैं ज़रा टेराफॉर्म। तो टेराफॉर्म डाउनलोड करने के लिए मैंने अभी बताया आपको terraform.io पे विजिट करना है। ओके, तो सबसे पहले अपने सिस्टम पे ये चेक करना है सर अपन को टेराफॉर्म इंस्टॉल्ड है या नहीं विंडोज़ पे। तो CMD ओपन करें आप, यहाँ पर आप कमांड चलाइए terraform वर्जन। तो अगर टेराफॉर्म इंस्टॉल्ड होगा तो इस तरीके का आउटपुट आएगा, terraform v1 जो भी वर्जन होगा। और बोल रहा है terraform योर वर्जन इज़ आउट ऑफ डेट, मतलब मेरा जो है वो पुराना हो चुका है, इसलिए ऐसा बोल रहा है। अब आप लोगों के में इंस्टॉल्ड ही नहीं होगा तो वहाँ पर नो आउटपुट आएगा, बोलेगा terraform कमांड नॉट फाउंड। क्या करना है? कुछ नहीं, यहाँ पर terraform.io ये वेबसाइट है, इस पर विजिट करना है। यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को सभी को डाउनलोड terraform का ऑप्शन, इस पर क्लिक करिएगा। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि अगर आप विंडोज़ के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये आपके पास 386 और AMD 64, मतलब 32 बिट के लिए ये वाला यूज़ करेंगे, 64 बिट के लिए ये वाले यूज़ करेंगे। अब लिनक्स पे अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो देखिए उबंटू वाले बंदे इस कमांड को फॉलो करेंगे 1 by 1, तो 3 लाइन में ये इनका कमांड दिया हुआ है, इसको यूज़ करेंगे।
सेंटोस और RHEL वाले इस कमांड का यूज़ करेंगे 1 2 3, फेडोरा वाले इसका यूज़ करेंगे, अमेजोन लिनक्स वाले इसका यूज़ करेंगे, और होम ब्रू वाला है जो है वो इसको यूज़ करेंगे। तो आई होप सभी को समझ में आ गया। मैंने बोला बेस्ट है कि आप टेराफॉर्म जो है विंडोज़ पे करो, ज़्यादा अच्छा है। मैंने इस पर क्लिक किया, डाउनलोड हो चुका है अपना टेराफॉर्म। आ गए अपन यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन पे, ये जिप फाइल में आया, इसको करेंगे अपन अनजिप। क्या करेंगे सर? अनजिप। तो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट दिख रहा है, यस। तो इसको अपन विजिट करते हैं कहाँ पर, मैं डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ इसको एक्सट्रैक्ट। ओके चलिए, तो ये मेरा एक्सट्रैक्ट होके डेस्कटॉप पे आ चुका है, दिखा देता हूँ आपको। ये दिख रहा है आपको टेराफॉर्म। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है एनवायरनमेंट वेरिएबल। क्या सर्च करेंगे सर? एनवायरनमेंट वेरिएबल। तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है एनवायरनमेंट वेरिएबल, इस पर क्लिक करें तो ये आपके पास दो आता है, एक आता है सिस्टम वेरिएबल, दूसरा आता है एनवायरनमेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर पाथ दिख रहा होगा आपके सिस्टम पे, सभी पे दिखेगा। डबल क्लिक करेंगे तो देखो मेरे पास ऑलरेडी एडेड है, जो कि क्या डाउनलोड का है। तो मैंने एक काम किया, यहाँ पर रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं यहाँ पर एक न्यू करके कर रहा हूँ और न्यू पाथ कोड दे दूंगा। कैसे मिलेगा मुझे वो पाथ, उस चीज़ को पहले देखो। तो यहाँ से मैं अभी कैंसिल किया, इस पर क्लिक करें आप, प्रॉपर्टीज़ पे जाइए और यहाँ पर ये पाथ दिख रहा है लोकेशन, इसको आप कॉपी कर लो और इसी की एंट्री करनी है आपको अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल और सिस्टम वेरिएबल पे। चलिए, सो यहाँ पर क्लिक करें, पाथ पे डबल क्लिक, न्यू, और पाथ को किया आपने पेस्ट, ओके। और उसके बाद इसी तरीके से सिस्टम वेरिएबल पे पाथ, न्यू, ओके, सेव। चलिए हो गया। अब आप आ जाइए विंडोज CMD करके। अब यहाँ पर जब आप चलाएंगे टेराफॉर्म -- वर्जन, तो आपको टेराफॉर्म का वर्जन दिखेगा, राइट। तो मेरे में अभी ओल्ड वाला ही दिखा रहा है क्योंकि पुराने वाले को ये प्रायोरिटी दे रहा है। बट आपके केस में कोई सा भी नहीं होगा तो वो आपको लेटेस्ट वाला दिखाएगा, इस तरीके का नहीं आएगा कि योर टेराफॉर्म वर्जन इज आउट ऑफ डेट। यहाँ तक सभी को क्लियर है, यस और नो? इज इट क्लियर एवरीवन? चलिए, नेक्स्ट अपना काम क्या है, विजुअल स्टूडियो कोड। तो आई थिंक मेरे पास पहले से पड़ा है, यस। बट आप लोगों को डाउनलोड करना आना चाहिए, तो बता देता हूँ कैसे डाउनलोड करना है। यहाँ पर आप सर्च करें विजुअल स्टूडियो कोड, ये पहला ही URL है, इस पर क्लिक करेंगे आप, ये आ रहा है ऑप्शन डाउनलोड फॉर विंडोज़, इस पर क्लिक करेंगे आप और नीचे आपके पास डाउनलोड होने लगेगा। ऑटोमेटिक नहीं होता तो यहाँ पर आता है डायरेक्ट डाउनलोड का ऑप्शन, राइट। अगर आप देखोगे तो ये मेरे पास डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। सो 96 MB का है, हो जाएगा काफ़ी जल्दी डाउनलोड, ठीक है। सो बट मैंने इसको कर दिया कैंसिल क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ है। अब डाउनलोड करने के बाद कुछ नहीं करेंगे आप लोग। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को स्क्रीन शेयर का ऑप्शन देता हूँ। आप में से कोई सिस्टम से ज्वाइन है सर? प्रिंस सर, नवेश सर, विशाल, फारूक सर, प्रतीक सर, कोई भी एक सिस्टम से ज्वाइन है क्या? यस और नो? मेरा इंस्टॉल है ऑलरेडी। अच्छा, आपके में है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, सो गाइस मैं इसको स्किप करता हूँ, मतलब आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर कुछ नहीं होता, देखो एक ये आपका पाथ आता है, इस टाइप का आएगा, यू डोंट हैव ओपनड एनी फोल्डर। तो यहाँ पर ओपन फोल्डर पे क्लिक करना और जिस फोल्डर पे आपको कोड रखना है उस फोल्डर को चूज कर लीजिएगा, बस इतना सा कहानी है और कुछ नहीं। तो मैंने बोला मैं डेस्कटॉप पे रखना चाहता हूँ, तो ये मेरे पास इतनी सारी फाइल्स आ गई हैं, देखिए समझ में आया। तो ये मेरे पास फाइल्स हैं, जिन फाइल्स में से आप कोई भी एक फाइल होगी, लाइक मेरे पास है फॉर्मेट विथ date.time, तो ये .py, तो इस तरीके से आप ओपन कर लोगे। और फिर यहाँ पर लाइक तो मेरे पास एक फाइल पड़ी हुई है अभी.tf, सो ये फाइल है, इसको लिखते कैसे हैं ये सारी चीज़ें अपन बात करेंगे, राइट। तो अभी मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। यहाँ पर देखें आपके पास ऑप्शन आता है न्यू फाइल का, न्यू फोल्डर का। मैंने बोला न्यू फाइल बनानी, फाइल का नाम क्या रखना चाहते हो? मैंने रखा project.tf। क्या रखा सर? project.tf। इंटर कर देना, इस तरह का ओपन हो जाएगा ये फाइल। अब अपन को लिखना है कोड, सबसे इम्पोर्टेंट। चलिए, सबसे पहले क्या करना है, terraform.io वेबसाइट पे विजिट करना है आपको। क्या करेंगे सर? terraform.io पे विजिट करिएगा। यहाँ पर रजिस्ट्री पे चलना है अपन को,
रजिस्ट्री में आने के बाद यहाँ पर ब्राउज प्रोवाइडर पे क्लिक करें। ब्राउज प्रोवाइडर के बाद आपको वो प्रोवाइडर चूज करना जिस क्लाउड में आप अपना इंफ्रा सेटअप करना चाहते हो। लाइक मेरे ऑर्गेनाइजेशन में AWS और अजोर क्लाउड यूज़ होता है, तो मैं AWS और अजोर यूज़ करता हूँ। आप लोगों के में अगर गूगल क्लाउड है तो गूगल क्लाउड चूज़ करें, कुबरनेटीज है तो कुबरनेटीज, अलीबाबा है तो अलीबाबा, ओरेकल है तो ओरेकल। बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर ये नीचे सारे अवेलेबल्स हैं, इनके पार्टनर भी हैं। ये जो प्रोवाइडर्स हैं ये पार्टनर हैं, ये इनको भी चूज़ कर सकते हो। अगर यूज़ हो रहा है तो, नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। सो मैंने बोला भैया हम तो AWS पे करते हैं। अब ये ओपन किया, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको एक क्रीडेंशियल का पैरामीटर मिलता है, ये इसको कॉपी कर लेना सबसे पहले, कहीं नहीं जाना है, नीचे बस आना है, ठीक है। सो मैंने इसको कर दिया पेस्ट। अब यहाँ पर देखिए प्रोवाइडर, प्रोवाइडर का मतलब क्या होता है, इंटरव्यूअर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, अगर टेराफॉर्म के बेस पे इंटरव्यू है तो पूछता है व्हाट इज प्रोवाइडर, क्या होता है प्रोवाइडर, कोई बताएगा? अभी मैंने एक्सप्लेन किया है। प्रोवाइडर का मतलब क्या हुआ सर? प्रोवाइडर वो होता है जो क्लाउड अपन यूज करते हैं, जिसकी सर्विसेज अपने कॉन्फ़िगर करना है। करेक्ट, जिस क्लाउड की सर्विसेज अपन यूज करना चाहते हैं, कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, वो अपना प्रोवाइडर होता है। तो यहाँ पर हम AWS, तो यहाँ पर AWS लिखा है। अब रीज़न कि किस रीज़न में आप अपना रिसोर्स जो है डिप्लॉय करना चाहते हो, उसके बाद एक्सेस की, सीक्रेट की। अब भैया ये जो तरीका है ये बहुत पुराना हो चुका और बहुत बच्चों वाली चीज़ हो गई, हम लोग ऐसा यूज़ नहीं करते। तो कैसा यूज़ करते हैं, यहाँ से आप रीज़न, एक्सेस की, सीक्रेट की को कर दीजिए छूमंतर, बस। आपकी कोड वाली फाइल में एक्सेस की, सीक्रेट की, रीज़न नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, कोड होगा बस। अब बात आती है सर फिर ये रीज़न हो गया, एक्सेस की, सीक्रेट की, ये कहाँ डिफाइन होगा? तो आप लोगों ने AWS क्लाउड जब लर्न किया होगा तो वहाँ पर AWS CLI के बारे में लर्न किया होगा, यस और नो? तो यहाँ पर आप कमांड चलाते हैं AWS कॉन्फ़िगर, तो AWS कॉन्फ़िगर चलाते हैं तो उस टाइम पे आपसे रीज़न, एक्सेस की, सीक्रेट की मांगता है, तो हम वहाँ पर डिफाइन कर देते हैं, जो कि क्या हो जाता है, हमारी फाइल में जाके स्टोर हो जाता है। तो ये चीज़ आपको करनी है। अब एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आप AWS कॉन्फ़िगर कमांड जब चला रहे हैं तो वहाँ पर AWS CLI का पैकेज भी होना चाहिए। तो अब बात आती है सर AWS CLI का पैकेज अगर नहीं हुआ, वैसे तो होगा आप लोगों को आइडिया कि कैसे करते हैं, बट मान लो मैंने बोला सर मुझे तो नहीं आता, मैं तो आपके भरोसे ही ज्वाइन किया है क्लास, तो फिर क्या करेंगे? कुछ नहीं है, दो ऑप्शन है, या तो सिस्टम पे पाइथन इंस्टॉल होगा तो काम बन जाएगा, या फिर AWS CLI का पैकेज डाउनलोड करके काम बन जाएगा। मैं दोनों ही तरीके बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, AWS CLI विंडो इतना लिख दो, आ जाएगा। देखो ये डॉक्यूमेंट है, इस पे आ जाइए आप, ये आपका विंडोज़ के लिए आया, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड करना स्टार्ट हो गया, देखो राइट। सो इसने बहुत फास्ट डाउनलोड कर रहा है, मैं इसको कर दिया कैंसिल। एक तो इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो तो काम बन गया, दूसरा है आप यहाँ से पाइथन पे आइए, python.org, राइट। तो यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करें, ये लेटेस्ट वर्जन पाइथन का डाउनलोड करें तो पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा सिस्टम पे, मतलब डाउनलोड हो जाएगा और डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लोगे, सिंपल सा है। अब मैंने बोला सर मेरे सिस्टम पे पाइथन हो गया डाउनलोड, अब फिर क्या करोगे? कुछ नहीं, CMD पे आइए, अब यहाँ पर कमांड चलाएंगे पिप इंस्टॉल AWS CLI, ये नया तरीका मैं बता रहा हूँ। इससे क्या होगा, AWS CLI का पैकेज इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। मेरे सिस्टम में हो सकता है पहले से ही हो, तो बोल रहा है यस ऑलरेडी सेटिस्फाइड। मैंने बोला इसको अगर मैं अनइंस्टॉल कर दूं और फिर दिखाता हूं आपको, ठीक है, तो ये भी आप देख लो। मतलब ये एक तरीका है जिससे आप AWS CLI बहुत आसानी से इंस्टॉल कर सकते हो कमांड का यूज़ करके। तो मैंने यहाँ पर यस दिया, बोल रहा है देखो सक्सेसफुली अनइंस्टॉल्ड AWS CLI। अब मैं अगर AWS कॉन्फ़िगर कमांड चला रहा हूँ नहीं चलेगी, क्यों? बोल रहा है AWS इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। अब आप लोग भैया लिनक्स के खिलाड़ी हो, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा ये एरर तभी आता है जब कोई कमांड का पैकेज नहीं होता है। तो हमने बोला कोई दिक्कत नहीं है, हम पिप इंस्टॉल AWS CLI का पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं यूजिंग
पाइथन, राइट। देखिए तो कलेक्टिंग हो रहा है, डाउनलोडिंग स्टार्ट। ओके, सो वेट करिए, डाउनलोड हो रहा है। हो गया। अब अगर मुझे चेक करना है इंस्टॉल हुआ है या नहीं, तो क्या करो, AWS कॉन्फ़िगर कमांड चलाइए। देखिए क्या बोल रहा है, एक्सेस की आईडी, सीक्रेट की, रीज़न और उसके बाद आउटपुट का फॉर्मेट, बस इतना। यहाँ पर क्रीडेंशियल आपका स्टोर हो जाएगा। तो इसलिए हमने इस फाइल में कुछ नहीं डाला है। सभी को बात आ गई समझ में, यस और नो? क्लियर है, यस और नो गाइस? हाँ या ना? यस। ओके Clear, yes, sir. ओके। सो अब आते हैं, मैंने क्या बोला, सबसे पहला स्टेप क्या भैया, BPC बनाना। तो लेफ्ट साइड में ये सारी सर्विसेज है, इतनी सर्विसेज जो मुझे भी नहीं आती, आपको भी नहीं आती और किसी को नहीं आती, इतनी सारी। हर बंदा अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से AWS की सर्विसेज लर्न करता है और यूज़ करता है। तो हमने बोला कि BPC, तो V वाली सीरीज़ में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखें आप, AWS के अंदर ये BPC है। अब इस BPC के अंदर ये रिसोर्स का पैरामीटर होता है और यहाँ पर आपका यूज़र डेटा होता है, ठीक है, डेटा सोर्स। तो ये चीज़ अपन को नहीं करनी, यहाँ पर आना है और ये आपको रिसोर्स वाले पैरामीटर पे, तो यहाँ पर एक आपको BPC क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे AWS, देखो डिफ़ॉल्ट BPC ऊपर दिया, बट अपन को डिफ़ॉल्ट नहीं लेना, अपन को खुद का क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे लेफ्ट साइड में दिखेगा AWS_BPC। तो ये वाला पैरामीटर हमने कर लिया कॉपी, बिल्कुल सही। अब इस BPC का नाम क्या रखना चाहते हो वो, अब देखिए ध्यान से, ये रिसोर्स हो गया, ये आप चेंज नहीं कर सकते, यहाँ तक ये फिक्स है आपका। ये रेफरेंस नेम होता है, इसको आप चेंज कर सकते हो। मैंने बोला इसका नाम मैं MyBPC रख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब CIDR ब्लॉक क्या देना चाहते हो, तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम अपन CIDR दे के चलेंगे। तो क्या है, 10.0.0/24, तो अपन ने दे दिया सर 24। अब इंस्टांस टेनेंसी क्या रखना चाहते हो, तो हमने डिफ़ॉल्ट रखा है। अब जिसको पता होगा बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो पूछ सकते हैं कि सर इंस्टांस टेनेंसी का मतलब क्या होता है। पता है सभी को? No, sir, please explain. सॉरी, पता है या नहीं? सर नहीं पता है, एक्सप्लेन नहीं करो। पता, नहीं चलो पता है। ओके, ठीक है। जो चीज़ नहीं पता पूछ लीजिएगा आप लोग। तो देखो क्या होता है, ये AWS वालों का डेटा सेंटर है। इस डेटा सेंटर के अंदर क्या है, इनके हार्डवेयर पड़े हुए हैं, राइट। अब आपका कोई भी EC2 इंस्टांस डिप्लॉय होता है, कोई भी नेटवर्क डिप्लॉय होता है, लाइक BPC हो गया, सबनेट हो गया, वो इस हार्डवेयर के अंदर ही होगा। तो सपोज दैट आपने EC2 बनाया, तो वो पहली बार इस हार्डवेयर में बन गया। अब आपने कल को इस इंस्टांस को कर दिया, इस EC2 को कर दिया स्टॉप। क्या कर दिया सर, इस EC2 को कर दिया आपने स्टॉप। तो AWS क्या बोलता है, जब तक आपका इंस्टांस रनिंग है तभी तक मैं उसका चार्ज लेता हूँ, अगर आप स्टॉप करते हो तो मैं उसका चार्ज नहीं लेता। तो आपने कर दिया इसको स्टॉप, तो उसने बोला भैया आपने कर दिया स्टॉप, अब मुझे आपसे कमाई का कोई जरिया नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। तो वो क्या करेगा, आपके इंस्टांस को यहाँ से हटा देगा। अब उसने हटाया तो ये हार्डवेयर हो गया उसका फ्री। तो कल को कोई और बंदा आया, उसने भी EC2 क्रिएट किया, तो उसका EC2 इस हार्डवेयर पे बना दिया। अब डबल से आपने जब अपने इंस्टांस को स्टार्ट किया, तो आपका ये EC2 इस पे ना बन के इस पे बन गया। डेटा आपके पास पूरा वही अवेलेबल होगा जो पहले था। तो अगर आपका इंस्टांस टेनेंसी डिफ़ॉल्ट होगा, सॉरी ये BPC के अंदर जो इंस्टांस की टेनेंसी है, अगर ये डिफ़ॉल्ट होगी तो क्या होगा, इस तरह से बिहेव करेगा जो मैंने बताया। बट अगर यहाँ पर मैं डेडिकेटेड, डिफ़ॉल्ट, दो ऑप्शन आते हैं, एक डिफ़ॉल्ट आता है, एक डेडिकेटेड। तो डिफ़ॉल्ट अगर दिया तो चेंज होता रहेगा हार्डवेयर, या फिर हो सकता है सेम हार्डवेयर यूज़ हो, इसकी गारंटी नहीं दे रहा है वो। बट अगर आपका इंस्टांस टेनेंसी डेडिकेटेड है, तो भैया जितनी बार आपका हार्डवेयर बनेगा वो इसी पे बनेगा, चाहे भले ही दूसरे वाले को भगाना क्यों ना पड़े यहाँ से। इसलिए कई बार आप नोटिस करना, आई डोंट नो आप लोगों ने नोटिस किया है या नहीं,
मैं तो प्रोडक्शन में जब काम करता हूँ कई बार नोटिस किया था, जब प्रैक्टिस करता था प्रोडक्शन पे ऐसा नहीं होता, प्रोडक्शन पे डेडिकेटेड लेके चलते हैं, तो मेरा इंस्टांस रनिंग होता है, रनिंग में एकदम से दिखाने लगता है इंस्टांस आईडी नॉट फाउंड, सॉरी नॉट फाउंड नहीं बोलता है, इंस्टांस आईडी डज नॉट एग्जिस्ट बोलता है यहाँ पर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपका हार्डवेयर चेंज हो गया है, तो जब हार्डवेयर चेंज होगा तो इंस्टांस आईडी नहीं आ जाती है, डेटा पूरा वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। तो भैया ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बात आई समझ में, यस और नो? क्लियर है? चलिए ओके, नेक्स्ट अपन को बनाने सबनेट। तो ये सबनेट का पैरामीटर मैंने कॉपी किया, और ये एक सबनेट का पैरामीटर हो गया और ये दूसरे सबनेट का, एक पब्लिक एक प्राइवेट। तो इसका नाम अपन दे देते हैं पब्लिक, इसका नाम दे देते हैं अपन प्राइवेट। उसके बाद अब यहाँ पर देखो, ये तो रेफरेंस नेम है। दूसरी चीज़, ये बीपीसी आईडी तो अभी अपने पास है नहीं, तो क्या करेंगे, रेफरेंस देते हैं। रेफरेंस कैसे देते हैं, सबसे पहले उस रिसोर्स का नेम आएगा जिसकी आईडी आपको देनी है। तो मैंने बोला बीपीसी की आईडी मेरे पास नहीं है, तो यहाँ पर बीपीसी की आईडी के लिए बीपीसी का रिसोर्स, तो AWS_BPC रिसोर्स नेम देन डॉट, अब रेफरेंस नेम। तो रेफरेंस नेम में क्या आएगा, ये तो माई बीपीसी, यहाँ पर मैन की जगह क्या आएगा, माई बीपीसी, और डॉट लगा के आईडी। तो इससे क्या होगा कि जब आपका कोड रन होगा तो ये आपका जो बीपीसी है इसकी आईडी ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगी। अब उसके बाद ये CIDR ब्लॉक है, तो ये CIDR ब्लॉक आप यहाँ पर ले लो जो अपने अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये लेके चलना है। चलिए, उसके बाद दूसरे वाले का भी है, तो दूसरे वाले में आप अकॉर्डिंग टू डायग्राम लेके चल रहा हूँ, इसलिए मैं पूरा चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये तो ये हो गया। यहाँ पर भी रेफरेंस नेम चेंज कर दो, तो यहाँ पर आप दे दो सॉरी माई बीपीसी। अब यहाँ पर टैग नेम, तो टैग नेम दे दो पब्लिक और प्राइवेट सबनेट। ये हो गया पब्लिक सबनेट, और यहाँ पर आएंगे आप तो ये हो गया आपका प्राइवेट सबनेट। बात आ गई समझ में? यहाँ तक किसी को कोई डाउट कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, और आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर अपन कल करेंगे इसके आगे कंटिन्यू। बात आ गई सभी को समझ में? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। क्लियर है सभी को? प्रिंस सर, प्रतीक सर, विशाल जी, अन्वेष सर? यस यस। चलिए ओके, सो गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू गाइस। सेशन में मजा आया कि नहीं आप लोगों को? बेटा